बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज हमारी बहुत खुसूसी बातचीत है। मेरा ख्याल है वन एंड ओनली सभी जानते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और बात होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिस वक्त जिस दौर से गुजर रही है और जुमे को आमद है मियाँ साहब की और मरियम साहिबा की पाकिस्तान में, उनको सज़ा हो चुकी है, क्या सूरत हाल होगी, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारे सवालात हैं मुशाहिद साहब से पूछेंगे। सर शुक्रिया। पहले तो आसमा साहब अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता हूँ। थैंक यू सर। और अब वक्त आ गया फैसला आपका जो है ना, ये अप्लाई करता है 20 करोड़ आवाम के लिए। एग्जैक्टली 25 जुलाई को और ये 25 जुलाई को है, लेकिन सुना है कि फैसले से पहले फैसला 13 जुलाई को भी आ सकता है, जब मरियम साहिबा और मियाँ साहब आएंगे। स्मूथ सेलिंग होगी उनकी पाकिस्तान वतन वापसी या नहीं? मेरे ख्याल में 3 तारीखें नोट कर लें। 6 जुलाई जब एकामा टाइप फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के खिलाफ कोई करप्शन, कमीशन या किकबैक का कोई इल्जाम नहीं, तो मियाँ साहब की सदाकत और अमानत को तो जज साहब ने मोहर लगा दी। और उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं मिला कि मियाँ साहब का कोई ताल्लुक या ओनरशिप हो लंदन फ्लैट्स की या ऑफशोर कंपनी की। तो 6 के बाद बड़ा हमें था कि क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद कई जलसे भी हुए हैं। मैं शहबाज साहब के साथ गया, उस दिन हाफजाबाद हम गए, परसों नारोवाल था, कल हारूनाबाद भावल नगर था। लोगों में बहुत जोश और वलवला है और गुस्सा आ गया और यकजहती का इजहार है। दूसरा, बहुत बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ और महशुजात के साथ फैसला किया है मियाँ साहब ने कि अपनी अहलिया शरीक हयात जो इतनी बीमार हैं उनको छोड़ के मरियम बीबी भी साथ आ रही हैं, तो वो आएंगे। और उसके लिए अभी मैं ताख़ीर से इसलिए आया कि हमारी एक मीटिंग हो रही थी बड़ी हाई लेवल, उसमें फैसला हुआ है कि बड़ा अच्छा इंतज़ाम करेंगे फ़कीदुल मिसाल तारीख़ी पुरतपाक इस्तकबाल का मियाँ साहब का लाहौर में। जुमे को 6:15 बजे वो पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए और आप देख रहे हैं कि जो सर्वेज आ रहे हैं और जो 3 तारीख सर आपको 2 तारीख जुलाई वो उसी की तरफ जा रहे हैं। जो रोड टू 25 जुलाई लाइज थ्रू दिस। हमारी जो मजलूमियत है, हमारा जो मज़ाहमत है, हमारी जो कारकर्दगी है वो लोगों के सामने है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह 25 जुलाई को मैं चाहूंगा कि आप इधर तशरीफ लाएं, कि इकट्ठे हम विक्ट्री सेलिब्रेट करें। मुझे ऐसा इतना आसान है कि आप कह रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे, PMLN इतना कुछ हो रहा है, बहुत सारे आपकी जमात कह रही है कि उनको जीतने के लिए सारे उनके खिलाफ सारे हरबे मजे की बात है कि जो भी कुछ हो रहा है अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला है। उनका ख्याल था 28 जुलाई मियाँ साहब के खिलाफ सजा हुई तो द पार्टी इज ओवर, वो ही बाउंस बैक। फिर उनका ख्याल था कि अब ओहदे से कैसे निकालें। कौमी असेंबली सेनेट में पास हुआ बिल, हर बाद में वो अंडू हुआ कोर्ट में, बट वो भी हो गया। फिर उनका ख्याल था कि बाद में कोई 31 मई को जब गवर्नमेंट जाएगी, लेकिन पहले तो हुकूमत में थे ना, पंजाब में भी और उधर भी, फिर पार्टी तितर बितर हो जाएगी। ये हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। ऊपर हमारा वो कॉन्फ्रेंस रूम है जहां मीटिंग्स हुई हैं। 4 जून से 12 जून तक 12 दिन 86 घंटे हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स हुई। मियाँ साहब खुद आते थे जब वो रमजान शरीफ था उस वक्त, और जब कोर्ट से फारग हुए फिर शहबाज साहब खुद प्रिजाइड करते थे जब मियाँ साहब ना हो, और हजारों लोगों ने अप्लाई किया। तो वो जान है, वो करंट है, वो जोश है, वो वलवला है। अच्छा, ये आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, लफ्ज वो समझते थे, कौन समझते थे? जो हमारे मुखालफीन हैं, जो हमारे नाकदीन हैं, जो समझते थे कि ये पार्टी जब प्रेशर में आएगी तो हो जाएगी। कई लोगों ने कहा भी, तज्जिए भी दिए, उसमें आप हर वो लोग समझ सकते हैं जो अपने आप को हमारे मुखालिफ समझते हैं। हम तो किसी के मुखालिफ नहीं, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं। और बल्कि आपने हमारे इश्तिहारात कैंपेन भी देखा, जो दूसरी साइड ने इश्तिहारात शुरू किए वो हमारे बारे में इश्तिहारात हैं। उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया, उन्होंने हमें अटैक किया, हमने वो काम नहीं किया, हमने अपनी कारकर्दगी बताई। तो इंशाल्लाह वी विल नॉट डिसअपॉइंट द पीपल एंड वी विल गिव एन अनप्लेजेंट सरप्राइज टू आवर साहब। आप तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और आपने देखा बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अदवार को अपनी बहुत करीब से देखा है। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त दौर चल रहा है, इसको आप कैसे एलेबरेट करते हैं? ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत टाइप है, किस किस्म की सिचुएशन, कौन सा निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है? एक टर्म आई है हाइब्रिड।
हाइब्रिड होता है मिक्स्ड, मिला जुला। कई हाइब्रिड गाड़ियां भी आती है ना जो पेट्रोल पर भी चलती है, बिजली में भी चलती है, तो वो, लेकिन वो मिक्स तो ठीक चल जाता है। ये अजीब किस्म का हाइब्रिड है कि जो समझ नहीं आ रही कि कहां से क्या हो रहा है। अब देखें ना, अगर महकमा ज़राअत के लोग अब ये काम शुरू कर दें जो मुल्तान में हमारे कैंडिडेट के साथ किया था, कल को फिर वबगा वाले भी कर देंगे शुरू, कल को जो महकमा सफाई है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, वो भी शुरू कर देगा। सर, ये इख्तियार तो आपने महकमा ज़राअत को दिया है ना कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। नहीं, अब तो हमारी हुकूमत 5 साल की हुकूमत में हमारी इक़दामात ऐसे हमारी हुकूमत इख्तियारात जो है वो ज़राअत डिपार्टमेंट को चले, वो हमारी हुकूमत तो नहीं थी। महकमा अनहार को भी जा सकते हैं बाय द वे। हाँ, कोई भी तो, अगर ये महकमा ज़राअत ने ये काम शुरू कर दिया है बंदे को मारने का, बंदे उठाने का, उनको रगड़ा देने का, धोन्स का, धांधली का, दबाव का, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल तो, नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, नुकसान है इसके? आप देखिए कि आप इस सूबे में बैठे, लाहौर में और पंजाब में बैठे हैं, और आपने एक बात मेरी माजी में की है, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूं, मैंने जर्नल ज़िया के दौर में एडिटर द मुस्लिम, मैंने खासकर छोटे सूबों का केस हमेशा उठाया, सिंध का, उसको फ्रंटियर कहते थे, बलोचिस्तान का, तो वो हमेशा वो बात करते थे कि जी पंजाब के कौम बड़ी डरपोक कौम है, ये स्टैंड नहीं लेते प्रो एस्टेब्लिशमेंट, ये लेबल था, ये बल्कि नेगेटिव लिहाज से कि ये आप तो वही छोड़ें जी, क्या ये बाकी सूबों वाले। आज मैं देख रहा हूँ आसमा साहिबा के एक नया जोश, एक दलेरी आई हुई है, और जो पंजाबी कहते हैं चाके ले गए ने, क्यों डराने धमकाने की बात करते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग बात करते हैं, आंखों डाल के कहते हैं कि ये क्या है, और लोग फिर कहते हैं कि फलानी जगह से, जैसे महकमा ज़राअत का जिक्र हुआ कि वो दबाव आया है, सारा कुछ, तो ये एक नया कल्चर पैदा कर दिया, इसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। और 13 तारीख को अगर ये हुआ, क्योंकि देखिए मुज़ाहमत 13 तारीख को लोग आप बाहर निकलेंगे, अभी मेरी बात हो रही थी अमीर मुकाम साहब से, उन्होंने कहा मैं कितने बंदे लेके आऊं, कब आऊं, क्या पूछ रहे थे, अभी बात मेरी सिंध में हो रही थी, हमारे सदर शाह महमूद शाह साहब, लोग हमें खुद रिक्वेस्ट, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से अब लोग बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर से लोग कह रहे हैं, मुजफ्फराबाद गिलगित से लोग कह रहे हैं। सो यू नो, कल मैं शहबाज साहब के साथ था भावलनगर में, हारूनाबाद छोटा सा जगह तहसील है, उधर बहुत जानदार कस्बा, तो उधर मैं क्या रिएक्शन हुआ, मैं जलसे तो जाता हूँ, साथ में लोगों को मिलता भी हूँ, एज बेसिकली तो जर्नलिस्ट है हम लोग, आज जैसे आप सवाल पूछती हैं, लोगों से मिलती हैं, उन्हें क्या देखें जी, एहतसाब भी सिर्फ मियां साहब का हो रहा है, ज्यादती हो रही है, टारगेट किया जा रहा है, तो वोट भी सिर्फ मियां साहब को देना है। सिंपैथी वेव आपके ख्याल में आ चुकी है? बिल्कुल सिंपैथी, और अब ये थोड़ा सा ये भी फीलिंग हुई है लोगों में, खातून के होते नाते आप समझ सकती हैं बेहतर, ये कुछ इखलाकियात भी होती हैं, कुछ इंसानियत भी होती है, उनकी शरीक हयात शदीद बीमार है, मैं खुद गया था, मैंने देखा है वेंटिलेटर पे, ICU में, ही इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि लीगल दबाव भी है, सियासी दबाव भी है, फिर पर्सनल हालात फैमिली के क्या है, लेकिन ही इज फेसिंग इट इन अ दबंग वे, ही एंड द फैमिली, मरियम साहिबा भी, हुसैन, हसन, आसमा, सारी फैमिली उनकी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों आ रहे हैं मियां साहब? आई मीन कहा जाता है बेवकूफी और बहादुरी में बहुत बारीक सफर है। मियां साहब दबंग आदमी है, उनमें स्टैंड लेने की कैपेसिटी है, और ये वो मियां नवाज शरीफ है जिन्होंने 17 अप्रैल 1993 को तकरीर की थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उस वक्त का जो था, बड़े दबंग और बड़े बड़े लोग होते थे, गुलाम इसाक खान, जलाल हैदर जैदी, शरीफुद्दीन पीरजादा, फलाने फलाने, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये असूल की बात है, मैं और तो मेरे ख्याल में मियां साहब को आप दाद दें उनकी बहादुरी का, कि वो सब कुछ छोड़ के अपने अवाम के पास, और उनका पता है कि उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनको पता है इस बात का। ये भी बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है। अच्छा, मैं उस पे आती हूँ कि क्योंकि आप गेज करें एज एन एनालिस्ट। हाँ, मैं आपको अपना मुशाहिदा दे रहा हूँ कि जब आपको मालूम हो कि मैं अगर ये कदम उठाऊंगा, उसके नताज आपके सामने हैं, कि ये उन्होंने कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं जाना, या उन्होंने PM हाउस नहीं जाना, या ऐवान सदर नहीं जाना, अडियाला जेल उन्होंने उनके लिए उन्होंने तैयारी की हुई है जेल के लिए, तो आप देख लें कि और वो और उसको ज़हनी कैफियत क्या है, तो इसका मतलब है कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है उनकी। लेकिन वो कह रहे सियासी बका के लिए उनका आना जरूरी था, वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे, वो बिल्कुल अभी तो उनको अगले 5 साल या 10 साल मतलब ही इज अ नेशनल लीडर, तो उन्होंने एक लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। इवन मरियम कैन नॉट कॉन्टेस्ट ना, तो वो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, आप फैसले करते हैं, आप फैसले करते हैं कि आज मैंने ये इस पर इंटरव्यू करना है, इनसे इंटरव्यू, चॉइस लेती है ना आपके, मैं इधर जाऊंगी इधर जाऊं, इन्होंने भी चॉइस कर ली कि या मैं आराम से लंदन में बैठ जाऊं
فیملی کے جو فیملی آبلیگیشن پوری کروں, ایک وہ چوائس ہے. دوسری یہ کہ ایک اس سے ایک قومی آبلیگیشن ہے وہ پوری کریں. اب اس کا ذرا مستقبل کا نقشہ, میاں صاحب لینڈ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, میاں صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جاتا, لیکن باہر عوام کھڑے ہیں, مارا ماری ہوتی ہے, احتجاج ہوتا ہے. وہ کون سا شعر تھا اردو کا مجھے یاد آ گیا کہ جس کا کسی افسانے میں ذکر نہیں تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار. اب میاں نواز شریف صاحب تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, ان کا نام کسی بیلٹ پیپر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کر سکتے, پرائم منسٹر کے امیدوار بھی نہیں, وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے, وہ لندن میں ہے, لیکن ساری سیاست, سارا فوکس وہ ایک محور ہے ان کے ارد گرد ہو رہا ہے. میں آرام سے اب آیا میڈیا سینٹر, آپ سے گپ شپ, آپ نے چائے پی ہوگی, آپ دیکھیں کتنے لوگ ریلیکس کام کر رہے ہیں. میں آپ سے آؤں, صبح سے میری میٹنگز چل رہی ہیں, میں بڑا کھلے ڈلی آپ سے گپ شپ, آپ سے بڑی پرانی نیاز بندی ہے, ممبر آف یور فین کلب فار لاسٹ 10-12 ایئرس. اور ہم آپ کے صحافی نہیں, آپ سب سے پہلی خاتون صحافی ہیں مسلم ورلڈ کی جس نے وار رپورٹنگ کی 2006 لبنان کی جنگ کی, جب بم گر رہے تھے, آپ سے آشیرواد لینے کے ملے گئے تھے. تو آپ بڑی دبنگ, تو اس لیے آپ آسما شرازی صاحب کو اس وقت کے جانتے ہیں, تو اس میں کیا چیز ہے آپ میں, انیشیٹو ہے نا, دلیری ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے خبریں پڑھ سکتی تھی, آپ ٹاک شو کر سکتی تھی ایئر کنڈیشن کمرے میں پاکستان میں, آپ کہیں I'll go to the war zone, ایک انیشیٹو. تو یہ میاں صاحب نے ایک یہ شو کر دیا ہے, ایک انیشیٹو, وہ دلیری, اور وہ اب سارا باقیوں کے پسینے چھوٹے ہوں گے, میں ایم شور, وہ ہاتھ مل رہے ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, کتنے لوگ آئیں گے, کیا آئیں گے, کیسے سنبھالیں گے. ہم آرام سے ہم آرگنائز کر رہے ہیں, ہم نے کہا سب پرامن رہے, ہم لوگوں کو موبلائز کریں, لوگ خود آنا چاہتے ہیں. مجھے کل ہارون آباد میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم کب آئیں, کدھر آئیں, میں کہا میں آپ کو بتا دوں گا. یہ آپ کو اندازہ کتنے لوگ آئیں گے پورے پاکستان؟ 6 figures, ٹھیک ہے نا, 99,000 تو 5 figures ہوتے ہیں نا, لاکھوں 6 figures تو آپ کراس کرتے ہیں نا, 1 لاکھ سے اوپر 6 figure ہو گیا نا. لیکن شاید صاحب اگر اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا تو اس کو کون گارنٹی کر سکتا ہے کہ وہ پورا نہیں؟ تو کراؤڈ جو ہے اپنے محبوب قائد کو ملنے آ رہا ہے, ان کو ویلکم, ہوم کمنگ ہے. جب آپ جاتی ہیں ایئرپورٹ, اگر آپ کے کوئی بزرگ یا والدین یا کوئی آتے ہیں ایئرپورٹ, تو میں سمجھا اٹ واز اے گریٹ تھنگ فار می ٹو ویلکم مائی فیملی بیک. لیکن کوئی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے, کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کر دے تو میرا تو خیال ہے کوئی ایسا ہماری طرف سے نہیں ہوگا, ہماری طرف سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہماری پارٹی نہ دھرنا کی ہے, نہ توڑ پھوڑ کی ہے, نہ کوئی چیز ہے. کوئی خطرہ آپ کو نہیں؟ مجھے یاد ہے, میں ایز اے جرنلسٹ تھا, 10 اپریل 1986 میں ایڈیٹر مسلم تھا, اور مجھے یاد ہے میرے ساتھ ملیہ لودھی صاحبہ بھی تھی اور نصرت جاوید صاحب اور بے نظیر صاحبہ آ رہی تھی. ہم ان کو ایئرپورٹ لینے گئے تھے. آسما صاحبہ, میں نے اتنا بڑا, it was amazing 86, لیکن ایک گلاس نہیں ٹوٹا, ایک واقعہ نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, میں اب تو ہم کہتے ہیں نا جمہوریت ہوگی, مبارک ہو آپ کو بھی, ہم کو, آپ بھی آزاد ہے, میڈیا جمہوریت بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں آزاد ہے, آپ کا شکریہ, لیکن وہ این او سی, آپ آزادی سے بول سکتے ہیں این او سی لے کے, وہ ٹھیک ہے, وہ ہائیبریڈ کے اس میں آ جاتی ہے نا, ہائیبریڈ میں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے سامنے مثال ہے. ہماری پارٹی کو بڑا اسٹرکٹ انسٹرکشن دیے ہیں, ہمارا بڑا کلیئر ہے, ہم آئیں گے, ٹکا کے یکجہتی کا اظہار ہوگا, اپنی محبت کا اظہار ہوگا. کتنی بہادری کا یہ ایکٹ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور سارا کچھ. تو اس سلسلے میں تو میرے خیال میں اس میں کوئی خدشات نہیں ہونے چاہیے, اور یہ بیسک رائٹ ہے. اگر جلوس لوگ نکال رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, اب تو ویسے بھی الیکشن دور تو 2 ہفتے تو رہ گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ پہلے احتساب اور انتخاب, پھر انتخاب کی بات ایک دفعہ پھر جو ہم ماضی میں سنا کرتے تھے, جیسے زرداری صاحب کے خلاف بھی اب کام شروع ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, بلاول صاحب یہاں پہنچ رہے ہیں, وہ کوئی میٹنگ کال کریں گے یا واٹ ایور, کوئی بائیکاٹ کا آپشن بھی ہو سکتا ہے. ساری بائیکاٹ از آؤٹ آف دا کوسچن, ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں, وی آر گوئنگ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. میاں صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, ہمارا وہ فیصلہ ہے, ہم الیکشن یہ جیت رہے ہیں, آزادانہ, منصفانہ, شفاف الیکشن ہونے چاہیے, کوئی دھاندلی ہم برداشت نہیں کریں گے, بیکاز دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس از 2018. اور اگر نہ ہوئے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو ہم نے کہا تھا, وہ بڑے خوش ہو رہے تھے جب یہ ہوا نا میاں صاحب کا, او یہ ہو گیا. سینیٹر کچھ دوستوں سے میں نے کہا آپ بھول گئے ہیں 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب نے ذوالفقار علی بھٹو کو کیا کہا تھا, جب آخری مذاکرات ہوئے یحییٰ خان سے, تو شیخ مجیب نے بھٹو صاحب کو بلایا, کیا ذرا
प्रेसिडेंट हाउस ढाका से बाहर आ जाएं आप गार्डन में, बगिंग का डर होगा उनको या क्या, तो उन्हें क्या, जनाब जुल्फी पहले मुझे मारेंगे फिर तुम्हें मारेंगे, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन वो भुट्टो साहब ने उस वक्त उनका साथ नहीं कर किया और उन्होंने मिलिट्री एक्शन भी हो गया, सारा हो गया। तो अब ये देखें कि हमने ये कहा था कि आप ये क्यू बनाए हुए हैं, आप क्यू में बाद में है, शायद किसी बारी पहले है, तो उनको ये फायदा है कि हमने, लेकिन वो पहले आ चुके थे मियां साहब, अभी भी आए हैं, मतलब निसार साहब या जो भी बहुत से, हम तो अपने आइन में भी लिखा है, मंशूर में भी, कि एक एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट की होनी चाहिए, एहतसाब करना है। तो अपनी पार्लियामेंट, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, कोई मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरे से कोई गफलत हुई है, गलती हुई है, या मैंने कोई जुर्म किया, वो ट्राई करें मेरे। ये जो है ना, इस किस्म का एहतसाब का अमल, जो टारगेट करना, हमारे यहाँ जेन्युइन एहतसाब तो होता नहीं है, तो एक किस्म का विक्टिमाइजेशन है ना। तो हम समझते हैं कि ये दिस प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट, किसी को नहीं होना चाहिए, और बल्कि अगर जरदारी साहब से भी होता है, उनकी पार्टी से भी होता है, तो वो भी गलत बात है। असूल ही है। I'll be very clear on that. मैं नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुशाहिद साहब से, और ये एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, इसलिए गुफ्तगू का रुख और तरफ भी चला गया है और आगे भी जाएगा कि होने क्या लगा है, आगे जाके मुस्तकबिल का पेश मंजर क्या हो सकता है। पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित बढ़ सकते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ सकती हैं या नहीं आ सकती, और फिर इलेक्शंस के बाद का सिनेरियो क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इंटेलेक्चुअल भी उनसे बात करें। मुशाहिद साहब, ये मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ बार बार क्योंकि आपके मुशाहिदात जो हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं, एज अ पॉलिटिशियन भी और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे भी। आपने कहा पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत होता रहा बीच में, बहरहाल अब तो हो गया है, और अब हो रहा है, मजीद हो रहा है, शायद एक और माइनस की तैयारी है। पाकिस्तान की सियासत में अगर माइनस इसी तरह होते रहे तो कहाँ सियासत खड़ी होगी, कहाँ जमहूरियत खड़ी होगी, कहाँ मुल्क खड़ा होगा? देखिए जी, 25 जुलाई को सुबह गालिबन 7 बजे ऑनवर्ड्स लोगों को मौका मिलेगा वोट देने का। उसमें कुछ लोग इन भी होंगे, कुछ लोग आउट भी होंगे, कुछ लोग प्लस भी होंगे, कुछ लोग माइनस भी होंगे, लेकिन वो फैसला किसी सरकारी दफ्तर में नहीं होगा, वो फैसला अवाम करेंगे, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपके सारे कॉलीग शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। ये वोट के जरिए होगा, तब्दीली आएगी। जो बुनियाद है पाकिस्तान के बनने की, कायदे आज़म ने ये मुल्क कोई ऑर्डिनेंस से नहीं बनाया, वोट के जरिए, एक सियासी जमात के जरिए, एक सियासी जद्दोजहद के जरिए बनाया था 14 अगस्त 1947। तो ये जो तरीका हो गया ना, ऐसे ठीक है जी, यू आर आउट, यू आर इन, यू आर अ फेवरेट, यू नो लॉन्गर फेवरेट। तो ये जो है ना कि पहले वो कहते थे गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, अब आपने शुरू कर दिया कि आप सादिक अमीन है, आप नहीं है। ये सर्टिफिकेट्स देने, चाहे मुहिब वतनी की है या सदाकत और अमानत के, ये काम अवाम का है। अच्छा, अब चूंकि पीएमएलएन तो हेड ऑन पे आ गई है ना, कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन के ऊपर। नहीं, हमारी तरफ से कोई हेड ऑन नहीं है, लेकिन अगर हम तो इलेक्शन सिस्टम में है, चलिए ज्यूम करते हैं कि उनकी तरफ से है कि आप हेड ऑन पे हैं और पीएमएलएन Maybe you can speak for the establishment, I cannot. No, I'm just मैं तो एज अ मुशाहिदा दे सकता हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल है कि अगर हेड ऑन पे हैं, जो कि जाहिर है कि वो चाहते नहीं है कि मियां साहब वापस आए, लेकिन वो वापस आ रहे हैं, जो भी पावर्स नहीं चाहती कि वो आ जाएं और अब आ रहे हैं, तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? हमारी कोई हेड ऑन नहीं है, और इस वक्त सिस्टम को खतरे में कोई नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के हैं इर्द गिर्द में, एक तरफ मोदी साहब बैठे हैं, एक तरफ ट्रंप साहब बैठे हैं, मगरब मशरक दबाव, ये एक शख्स या एक इदारा या एक पार्टी या एक हुकूमत अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। हम तो सीधी बात है, हम जंग लड़ रहे हैं जमहूरियत की, और उस हवाले से हम वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, ये हमारा स्लोगन है। लेकिन शायद साहब, जैसे अब सूरत हाल बनी हुई है, जैसे एलिस वेल्स कल भी आई हैं तो उन्होंने काफ़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत के हवाले से और जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके हवाले से कंसर्न्स हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया मजबूर कर देगी पाकिस्तान को कि वो जो वो चाहते हैं वो हो जाए, और फिर जो इंटरनल हमारी सिचुएशन होगी वो मजबूर कर सकती है, हालात सिविल वॉर की तरफ नहीं बढ़ सकते? देखें जी, सिर्फ एलिस वेल्स तो नहीं है जो अमेरिका के नायब वजीर खारजा हैं, ये हमारे जितने भी दोस्त हैं वो चाहते हैं, तुर्की कह लें, चाइना कह लें, ईरान कह लें, सऊदी अरेबिया कह लें, सब ये चाहते हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो और कॉन्टिन्यूटी हो, कॉन्टिन्यूटी सिस्टम की, कॉन्टिन्यूटी पॉलिसीज की।
اس کو افورڈ نہیں کرتے. پاکستان اتنا اہم ملک ہے دنیا کا, اس میں عدم استحکام تو جو کوشش کریں گے وہ تو ملک سے دشمنی کی بات ہو جائے گی نا. اس لیے جو الیکشن پروسیس ہے وہ چلنا چاہیے. ہم ادھر پہنچ گئے ہیں, جو پارٹی جیتے اس کو ہونا چاہیے, اینڈ وی فیل وی آر پوائزڈ ٹو ون. ہماری پرفارمنس ہے, اور آپ دیکھ لیں, لوگوں میں جا کے دیکھ لیں, جتنے اوپینین سرویز آئے ہیں, کل پرسوں ایک اور نیا سروے بھی آ رہا ہے, یو ول سی دا ریزلٹ. پنجاب میں ہم 15 سے 20% پوائنٹس اہیڈ ہیں نیئرسٹ کمپٹیشن کے, اور نیشنلی ہم 5-6 پوائنٹس. میاں صاحب کے آنے سے اس سے اور فرق پڑے گا, ان کے آنے پہ آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کے یہ جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی جو میاں صاحب سے ان کے خاندان سے ہو رہی ہے, اس سے ہمارا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, سمپتھی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی سپورٹ اور بڑھ رہی ہے. لیکن شاید صاحب ظلم کیسے, آئی مین ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے, الزامات بے بنیاد نکلے نا. اگر آپ نے وہ 174 پیج کے ججمنٹ پڑھی ہے, اور جو میں بڑا شوق ہوا پڑھ کے, کیونکہ میں ٹیچر بھی رہا ہوں, کہ اتنی زیادہ انگریزی کی سپیلنگ کی گرامر, اپنے ججز کو ذرا انگریزی کا ریفریشر کورس پڑھا دیں. جب میں یہ فارغ ہوگا میں پڑھا دوں گا کورس کو. انگریزی زبان تھوڑی بہت ہی ہمیں بھی آتی ہے, اردو میں لکھوا دیں, انگریزی نہ استعمال کریں. ایسی انگریزی, ایسی غلطیاں کہ لوگ, یہ ریکارڈ کا ایسا ہے, اس کا پیج 171 پڑھ لیں, 171. اس میں ایک نیب آرڈیننس میں ایک چیز ہے 948, اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کرپشن کی ہو, آپ نے کوئی پیسہ کھایا ہو, آپ نے کمیشن یا کک بیکس لی ہو. انہیں کہا کہ یہ الزام ہی نہیں, اس سے بری الزما ہے. یہ جج نے خود لکھا ہے. لیکن اس کے بعد 955A میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بے نامی دار ہے, جس کا نہیں, وہ تو بے نامی دار, لیکن وہ بھی انہوں نے پروف تو نہیں دیا نا, وہ تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے اسی صفحے میں دیکھیں 171 کے لاسٹ پیراگراف میں, کہ میاں صاحب کا کسی فلیٹ سے, کسی اپارٹمنٹ سے, کسی آف شور کمپنی سے کوئی تعلق نہیں, نہ ثبوت ثابت ہوا. اگر جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکویٹ کر رہے ہیں, ایکویٹل کا پتہ نا کیا مطلب ہوتا ہے, ایکویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بری کر دیا اس الزام سے. سو کرپشن کا الزام تو نہیں لگا نا, تو پھر یہ تو احکامہ کی کسی نئی شیپ کا الزام لگ گیا نا. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ میاں صاحب چیلنج بھی کریں گے نیچرلی, آج یا کل میں وہ لیگلی ہمارے کوئی ریلیف مل سکتا ہے ان کو. وہ تو I can't say for the courts, وہ تو ہمارے courts. لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا. نہیں, لیکن دیکھیں نا, یہ جتنے بڑے وکلا ہیں, جتنے بڑے وہ ہیں جورسٹ, قانون دان, انہوں نے کیا کہا کہ فل آف کانٹرڈکشنز. یہ کیسا فیصلہ ہے جس کی بنیاد ہی غلط ہے, جس میں نہ ثبوت ہے, نہ پتہ چلا, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کو کر دیا. مجھے یاد ہے میں امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا ایک زمانے میں, پڑھتا رہا, ماسٹرز ڈگری بھی کی, تو میں فلمیں دیکھتا تھا جان وین کی, ویسٹرن موویز. اس میں عجیب قسم کے قانون ہوتے تھے. وہ کہتے تھے وہ شوٹ فرسٹ, آسک کوسچنز لیٹر, پہلے مار دو پھر سوال پوچھیں گے. مطلب یہ انصافی تو نہیں نا کہ آپ نے کوئی بغیر ثبوت کے, بغیر تصدیق کے, بغیر کسی بنیاد کے, کہ آپ نے ضرور سزا دینی ہے. مقصد تو پھر یہ لگتا نا کہ مقصد تھا سزا دینا پہلے, پھر اس کی وہ جسٹیفیکیشن بھی نہیں مل سکی سزا کی. ایگزیکٹلی. ہم بات کر رہے ہیں مشاہد صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ الیکشن کے بعد کا کیا صورتحال ہوگی. اگر الیکشن چوری کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے, یعنی الیکشن کو دھاندلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پی ایم ایل این کا کیا ہوگا. کیا پی ایم ایل این معلق پارلیمنٹ کے اندر معلق حکومت یعنی مخلوط حکومت. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. مشاہد صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیتیں گے, پی ایم ایل این واضح اکثریت کے ساتھ جیت سکتی ہے وغیرہ, ظاہر ہر پارٹی یہ بات کرتی ہے, لیکن اگر میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, آپ سروس کی بنیاد پر, سروس تو الیکشن ڈے تک اور نہیں, سروس, جتنے سروس آئے ہیں, اور انٹرنیشنل سروس کی بات بھی کر رہا ہوں. اکانومسٹ نے بھی یہ لکھا, وال اسٹریٹ جرنل نے بھی یہ لکھا, رائٹرز کی سٹوری نے بھی یہ لکھا, اور ہمارے جتنے سروس آئے ہیں سب نے یہ کہہ رہے ہیں. اور آپ عوامی رائے بھی دیکھ لیں جا کے. یہ فیصلے کی ٹائمنگ کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے, ٹائمنگ کے اوپر فیصلہ دی 6 جولائی. یہ مقصد تھا ہمیں نقصان پہنچانا. فیصلے سے مقصد میرے خیال میں سیاسی, شہباز صاحب نے کہا تھا پریس کانفرنس میں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, لیگلی فلاڈ ہے. بہرحال لیکن اس سے فائدہ ہو گیا. آپ بقول آپ کے کہ سمپتھی ویو جو ہے وہ آ رہی ہے, اور لوگوں کے اندر مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ وہ مکر اللہ والخیر الماکرین.
उन्होंने मंसूबा बंदी की, अल्लाह ताला ने मंसूबा बंदी की, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा करने वाला है। तो जो ये लोग भूल जाते हैं कुंजी अल्लाह ताला के हाथ में है। ये बंदे जो मर्जी साजिशें करें, मंसूबा बंदी करें, गंद करें, जुर्लू करें, फैसला कहीं और होते हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, लेकिन अब चूंकि मरियम साहबा को सुबह में सुन रही थी, गेम अब नवाज शरीफ साहब के हाथ में है और गेम उल्टी पड़ गई है, उनका ये कहना था। अगर कोई डील की कोशिश होती है कुछ लोदों की बुनियाद के ऊपर, तो क्या मियां साहब मान जाएंगे या जेल को प्रेफर करेंगे कि मैं वहीं 10 डील साल? किस बेसिस पर? देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी से जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर मैं आप पर जुल्म कर रहा हूं तो मेरी आपकी क्या डील हो सकती है? ये नहीं कि मैं जुल्म बंद करूं, फिर ही बात करेगी ना। ये नहीं कि मैं आपको रगड़ा भी देता रहूं, मारता भी रहूं, तो फिर वो डील तो नहीं होती ना। फिर वो तो फिर नाइंसाफी जारी रहेगी। नाइंसाफी का खात्मा होगा। जैसे इस्लाम में हम कहते हैं तौबा की गुंजाइश है, तो तौबा की बुनियाद ये होती है कि जो माजी में किए गलत काम वो नहीं करेंगे आप, फिर तौबा कबूल होती है ना। इस बात के इम्कानात है ना कि बेल हो जाए फौरन, मतलब मियां साहब की 2-3 दिन के अंदर हो जाए? मेरे ख्याल हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नाइंसाफी का खात्मा होना चाहिए। उसकी क्या शक्ल हो सकती है, लेट्स सी। अच्छा, 25 जुलाई के बाद का पेश मंजर सर? ये आसमा साहिबा सबसे अहम इलेक्शन है पिछले 30 साल में हमारी हिस्ट्री में। ये पाकिस्तान की बका का इलेक्शन 1988 में इलेक्शन हुआ था, बड़ा टेस्ट था हमारे लिए, मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए। जनरल जिया के 11 साल के बाद हुआ था। और उसमें क्या हुआ कि इलेक्शन के नतीजे में जो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ थे जनरल जिया की पार्टी, पीपल्स पार्टी, वो पावर में आए। हालांकि उनको रोकने की कोशिश की गई। मुझे याद है उस वक्त के जो लोग थे बड़े, उन्होंने मुझे कहा कि बेनजीर तो आ ही नहीं सकती पावर में, हमने सारा इंतजाम कर दिया रोकने का। बेनजीर पावर में आई, इलेक्शन जीती और उनको वजीर आजम भी बनाया गया। तो ये आप ये देख लें कि ये 30 साल पहले की बात है। अब 2018 हो गया, तो अब वो हथकंडे जो 30 साल पहले नाकाम हुए थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, जब इतनी बेदारी भी नहीं थी, तो 30 साल बाद आपके ख्याल में वही हथकंडे, इसलिए मैं कहता हूं वो ट्राइड टेस्टेड फेल्ड फॉर्मूला है। आप देखेंगे अगर किसी ने गंद करने की, धांधली करने की कोशिश की, उसके नतायज मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानात होंगे। तो जैसे 2008 में इलेक्शन हुआ, ट्रांजिशन हुई, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, कितना पीसफुली हुआ। 2013 में भी यही हुआ, पीसफुली हो गया, वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अब 2018 हो गया, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल। अच्छा, अगर आप 70-80 सीट्स भी ले लेते हैं तो किस पार्टी नो हमारी तो सीटें तो ज्यादा आ रही हैं। हुकूमत भी बनाएंगे 119 कौमी 141 तो सिर्फ पंजाब की, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारा एस्टिमेट है कि 119 और 125 के दरमियान पूरे पाकिस्तान में हमारी सीटें होंगी। जो मेरी गुरिल्ला रिपोर्ट है और मेरा मुशाहिदा है जर्नलिस्टिक, जो सुना है मैंने इस्लामाबाद दोस्तों से, एजेंसीज कह रही हैं कि हमारे 100 होंगे और इमरान खान के 65 और ज़रदारी साहब को 40 दे, पहले 45 दे रहे थे, अब पिछले दिनों में थोड़ी नाराजगी हुई तो उनको 40 दे रहे हैं शायद। अच्छा, वो दे रहे हैं, आवाज नहीं दे रहे। मतलब जो तजिया दे रहा है, तजिया करने वाले दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप किस पार्टी के साथ? So we are number one. अच्छा, so we are number one. फिर भी आपको मतलब अक्सरियत तो, लेकिन हम समझते हैं, शहबाज साहब ने भी कहा कि नेशनल गवर्नमेंट की बात की, अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं इस वक्त, हम दो राय में खड़े हैं। वी हैव टू सेटल दीज इश्यूज टुगेदर। एक्सट्रीमिज्म, एनर्जी, इकोनॉमी, एजुकेशन, ये तो ऐसे मुश्तरका मसाइल हैं, हम कॉमन प्लेटफॉर्म में बात करें तो मुल्क को इस दलदल से निकाल। लेकिन नेशनल गवर्नमेंट का मतलब पीटीआई तो नहीं आएगी आपके साथ, अगर आप वो कह चुके हैं। अगर पीटीआई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तहत नेशनल गवर्नमेंट को ख्वाहिश रखती है, चाहत रखती है आने में, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और जीप ग्रुप जो है वो भी तो है वहाँ पे, वो जीप का तो मैंने सुना है कि जीप का तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है और जीप में पैसेंजर ही कोई नहीं है, खाली जीप में चलेगी ना। उम्मीदवार सुना है उनके जो रिपोर्ट हुए 165 भी हो जाए, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं, आप आई हैं इस्लामाबाद से, तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? और इफ द जीप हैज नो पैसेंजर्स,
खाली है जीप। चौधरी निसार साहब को भी आप यही कह रहे हैं, वो भी उनके भी कोई मुझे चांसेस नहीं, मैं चॉइस उनके भी चांसेस नहीं, मैं उनको उनके बारे में नहीं ये वो नहीं भी कह जीप पे है ना सर। रहा। अच्छा वो जीप, मैंने इतना मुताला नहीं किया उनके हल्के का। तो आप ये समझ रहे हैं कि PMLN गवर्नमेंट बना सकती है सबके साथ मिलकर, कोई हिचकिचाहट हमारा ख्याल है कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो चाहे। हमारा ख्याल है कि मरकजी हुकूमत इंशाल्लाह और पंजाब की हुकूमत, सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह, और खैबर पख्तूनख्वा का मैं नहीं कह सकता, जो उधर मखलूत हुकूमत होगी, डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन। और अगर इससे अलग होता है तो एक मजबूत अपोजिशन बनेगी, आपके ख्याल में वो अपोजिशन जो है उसके अंदर आप बैठे? नहीं, डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, वी प्ले टू विन। विक्ट्री इंशाल्लाह 25 जुलाई आप हमसे आके सेलिब्रेट करेंगे इधर। और अगर धांधली हो जाती है, चोरी हो जाता है इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन अगर हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो इलेक्शन तो नहीं होगा ना, फिर वो तो धांधली होगी ना। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर एहतजाज का ऑप्शन भी है, कोई धांधली का, धांधली जो है फिर वो दुनिया ही दूसरी है ना, तो उसमें तो फिर वो तो जाहिर है कि अवाम देखें जी इस किस्म का गंद नहीं होने देंगे। अवाम धांधली को मुस्तरद करते हैं, और ये 2018 में क्या है, या तो देखें ना ये कोई पुलिस स्टेट है पाकिस्तान के, यहाँ कोई गेस्टापो है कि वो सारा ये काम करेगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं। हर बंदे को मैंने एक एंटी रिगिंग स्ट्रेटजी हमने तैयार की है, हम सबको मॉनिटर करेंगे। कोई एहलकार है, चाहे महकमा ज़राअत से हो या महकमा सैनिटेशन से हो या वापडा से हो या स्टेट बैंक से हो या वजारत खारजा से हो, पता नहीं कौन सी वजारतें अब आ जाती हैं, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो कर रहा है वो अपने ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और वो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी करता है, और उसका हम बेनकाब भी करेंगे और उसका एहतजाज भी होगा। सर आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो नैब की जो सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब PMLQ के खिलाफ भी क्रॉस द बोर्ड वो कह रहे हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तक ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा उम्मीदवारों को नहीं पकड़ेंगे, तो सूरत हाल खराब हो सकती है ज़्यादा? अगर देखें जी, उन्होंने क्लियरली कहा है, इलेक्शन कमीशन के भी ऑर्डर्स आए हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको बिल्कुल टच ना किया जाए 25 जुलाई तक। जो काम अगर आप कई सालों से नहीं हुआ तो अगले 2 हफ्ते में करना जरूरी है। तो अगर कोई इस वक्त नैब की कार्रवाई होती है हमारे किसी उम्मीदवार के खिलाफ, तो हम उसकी मज़ाहमत करेंगे, और बल्कि हम कहेंगे किसी और के खिलाफ भी ना करें, असूल एक ही होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ना करें, PTI के खिलाफ भी ना करें। ये वक्त इलेक्शन का है, अवाम को फैसला करने दें, बाकी जो आपने काम करना है 25 जुलाई के बाद देख लें, नॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये तो इसका मतलब है जैसे हमारे खिलाफ फैसला आया 6 जुलाई का, ये तो फैसला असरअंदाज करने की बात थी ना, कि इलेक्शन के नतायज, इलेक्शन के माहौल को मुतासर करने के लिए मनफी तरीके से, तो लेकिन वो उल्टा पड़ गया उन पर। वो तो लोग और हमारे साथ और मजबूत हो गए हैं, और लोग कह रहे हैं कि ज्यादती हो रही। याद रखें आसमा साहब, हमारे लोगों में दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो गलत काम हो, नाइंसाफी हो, जुल्म हो, ज्यादती हो, तो लोग फिर वो कहते हैं ये जालिम को वो हमेशा अपोज करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, और विजडम भी है बातों में, ज़्यादा तजुर्बा भी है, लेकिन जो बातें इन्होंने 13 जुलाई के हवाले से की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मियाँ साहब का आना और उसके बाद जो इंतखाब है उसकी सूरत हाल, गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।